नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। हैदराबाद में विवादित बयान देने वाले बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह को जमानत मिल गई है। कल रात 11 बजे से उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत तनाव है और इसकी वजह भी टी राजा सिंह ही है। राजा सिंह ने पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला जिससे हैदराबाद शहर में तनाव बढ़ा। राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोग थाने तक आ गए। सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर लाठी चार्ज तक हुआ, लेकिन थोड़ी देर पहले राजा सिंह को जमानत दे दी गई। बीजेपी ने राजा सिंह को नोटिस जारी कर दिया। क्या हैदराबाद में जो हुआ वो सोच समझकर किया गया? क्या धर्म के नाम पर उकसाने की कोशिश की गई? कुछ लोगों को सड़क पर लाने की कोशिश की गई? ओवैसी इसमें क्या रोल निभा रहे हैं? और हैदराबाद की बात दिल्ली तक कैसे पहुंच गई है? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कुछ मिनटों के भीतर एक शहर में ऐसी भीड़ आ गई। मिनट भर के अंदर ऐसे नारे लगने लगे। चंद सेकंड्स में थाने को घेर लिया गया। गली गली से भीड़ निकली, एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। डराया, धमकाया और फिर से वही नारा सुनाया। किसके ऑर्डर पर भीड़ जुटी? हर नारे में गला काटने वाला, फांसी पर लटकाने वाला टेक्स्ट किसने फिट करवाया? रात 8 बजे सड़क का घेराव हुआ, पुलिस का घेराव हुआ। कैमरा ऑन हुआ तो दे धमकी पे धमकी। गाली गलौज। नुपुर शर्मा के वक्त कट्टरपंथियों ने जो किया था, इस बार हैदराबाद में उसी का रिपीट टेलीकास्ट हुआ। सुअर का बच्चा है, माशाअल्लाह के बच्चे को इंशाअल्लाह और हैदराबाद के लोग उसको सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह। राजा सिंह को अरेस्ट करना। एक धमकी से मन नहीं भरा तो दूसरी धमकी दी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। हर बार मैसेज एक ही था, या तो मर जाएंगे या मार देंगे। ये हैदराबाद है, यहां हमारा राज चलेगा वाले तेवर के साथ धर्म के नाम पर एक बार फिर जो तांडव हुआ। कट्टरपंथियों के उस गुंडा राज का लाइव टेलीकास्ट नॉन स्टॉप होता रहा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मौला, तू देख रहा है आज हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। अरे हमारे नबी पे गुस्ताखी हो रही है, ये कंजर हमारे नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं। मौला मौला, जो ये राजा सिंह है इसका निस्ता नाबूद कर दे मौला, इसका राजा सिंह का निस्ता नाबूद कर दे मौला, इसके औलाद का निस्ता नाबूद कर दे मौला, राजा सिंह के औलादों का निस्ता नाबूद कर दे मौला, इनके नस्ल को नाबाद कर दे मौला, बीजेपी की हुकूमत को नाकाम कर दे। रसूल को अरेस्ट करना होगा, वरना हम अपने चालों के नजराने पेश कर देंगे, लेकिन राजा सिंह को हैदराबाद में नहीं रहने देंगे। नबी के लिए तो हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। इस हेट स्पीच के लाइव टेलीकास्ट का रिमोट किसके हाथ में था? वो कौन था जो मरने मारने पर आमादा था, जिसने कट्टरपंथियों की भीड़ को उकसाया, भड़काया, बीच सड़क पर मजमा लगाया?
सरतन से जुदा का नारा लगवाया, सबका नाम पता चल गया। ये वो लोग हैं जो अगर ना चाहें तो हैदराबाद में पत्ता तक ना हिले। तो क्या इन सब का डायरेक्ट कनेक्शन हैदराबाद के भाईजान ओवैसी से है? बीजेपी विधायक राजा सिंह ने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तब लगभग देर रात हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके आधी रात को राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। हर जगह पर मजलिस के स्थानीय नेता नजर आए। मजलिस के एमएलए अहमद बलाना ने खुद जाकर लिखित में शिकायत दी और उसके बाद राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। कुल मिलाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश मजलिस की तरफ से थी। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ऐसे मामलों में काफी वोकल रहे हैं, लेकिन जब उनके शहर में एक ऐसी घटना घटी उसके बाद मजलिस का सारा सिस्टम एक्टिव हो गया और सरकार पर दबाव डालकर राजा सिंह की गिरफ्तारी करवा दी गई। पूरा बवाल बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह के धर्म विशेष को लेकर दिए विवादित बयान से शुरू हुआ। पुलिस पहुंची, टी राजा गिरफ्तार हुआ, कानून ने अपना काम किया। बीजेपी ने चिट्ठी जारी की, इंक्वायरी पूरी होने तक राजा सिंह को पार्टी से सस्पेंड किया, शो कॉज नोटिस जारी किया। ये मामला तो यहां खत्म हो गया। लेकिन उन लोगों का क्या, उन कट्टरपंथियों का क्या जिन्होंने ऑन कैमरा गला काटने का शोर मचाया, पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की तर्ज पर लब्बैक का नारा बुलंद किया। एग्जाम्पल के तौर पर इस शख्स को देखिए, इसका नाम है सैयद कशफ। रिपोर्ट के मुताबिक सरतन से जुदा गैंग को इसी ने लीड किया। गर्दन काटने के नारे इसने खुद भी लगाए, भीड़ से भी लगवाए। ये शख्स अलग अलग लोकेशन पर दिखा, बार बार कहता सुनाई दिया, हैदराबाद इज कंट्रोल्ड बाय अस, यानी हैदराबाद को हम कंट्रोल करते हैं। फिर जब हमने इसका सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाला तो क्लियर हो गया, कट्टरपंथी भीड़ को उकसाने वाला प्रयोग इसी का था। गौर से सुनिएगा, पहले वीडियो में बच के जाने नहीं देंगे और दूसरे वीडियो में सरतन से जुदा का नारा कैसे फिट किया गया। हम राजा सिंह को बच के जाने वाले नहीं देंगे। हम राजा सिंह को बच के जाने वाले नहीं देंगे। हम राजा सिंह को बच के जाने वाले नहीं देंगे। हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह पर तो शिकंजा कस लिया, लेकिन गला काटने की धमकी देने वाला सैयद कशफ नाम का ये शख्स अभी भी खुले में घूम रहा है। तो क्या इसका भी कोई सियासी कनेक्शन है? जवाब इसके गूगल प्रोफाइल पर है। ये शख्स 2012 से 2019 तक बैरिस्टर ओवैसी के लिए काम कर चुका है। AIMIM का सोशल मीडिया हेड रह चुका है। आप देखिए, ये यहाँ पर बीजेपी के विधायक राजा सिंह का घर है, जहाँ से सुबह उन्हें अरेस्ट किया गया। अरेस्ट इसलिए किया गया कि उन्होंने एक विवादित बयान दिया था एक धर्म के खिलाफ। उसके बाद उन पर तत्काल कार्रवाई तेलंगाना पुलिस की तरफ से की गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सरतन से जुदा और भाईजान की पार्टी का पुराना रिश्ता है। याद कीजिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ ओवैसी की ही पार्टी के इम्तियाज जलील ने बीच चौराहे पर नुपुर को लटकाने की बात कही थी। बाकायदा हाथों से इशारा हुआ था कि नुपुर की गर्दन कैसे काटी जाएगी। और इस बार भी मजलिस के लोगों ने ही भीड़ बुलाई, गला काट नारे की ट्रेनिंग कराई। राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी हंगामा हुआ, एक्शन और रिएक्शन दोनों तरफ से हुआ। मगर राजा सिंह तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चला गया। सरतन से जुदा वाले अभी भी आजाद घूम रहे हैं। भाईजान अपनी पार्टी के कट्टरपंथियों को नहीं, बीजेपी को कोस रहे हैं। अब इस तरह का
वाहियात किस्म का, गंदे किस्म का बयान देते हैं, तो आपका मकसद एक ही है। एक तो आपकी नफरत है मुसलमानों के बारे में, दूसरा आपका एक और मकसद है कि यहां पर दंगा हो जाए। यही आपका मकसद है, क्योंकि आप भाई चंद्रशेखर राव से, ओवैसी से पॉलिटिकली फाइट करिए, कौन रोक रहा है आपको? आप रैली पदयात्रा निकाल रहे हैं और आपका विधायक इस तरह की बकवास करता है, नाप शनाप बकता है। आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ बयान नहीं, एक पूरा पैटर्न है। 100%। देखिए, यहां पर तेलंगाना की सरकार ने एक सही फैसला लिया और कानून के मुताबिक उन पर अरेस्ट हुआ। नुपुर शर्मा दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है, तो उनके कोई एक्शन नहीं होता। हैदराबाद में सरतन से जुदा और AIMIM के कनेक्शन को स्टैब्लिश करने वाला एक शख्स इस वीडियो में दिख रहा वही किरदार भी है। इनका नाम है अहमद बलाला, जो AIMIM के MLA हैं। अहमद बलाला ही ओवैसी के वो विधायक हैं जो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मजमा लगाने पहुंचे थे। राजा सिंह के खिलाफ शिकायत के बहाने सरतन से जुदा के नारे लगवाने वालों को इंस्टिगेट कर रहे थे। इस पूरे मामले में AIMIM की एक कॉर्पोरेटर यास्मीन बेगम के शौहर जफर खान का भी नाम सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि भीड़ को उकसाने में जफर खान का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। कॉर्पोरेटर ना होते हुए भी लोग उसे मल्ले पली का कॉर्पोरेटर जफर खान कहकर पुकारते हैं। वो सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर भी यही लिखता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या भाईजान को ये नहीं पता था कि उनके अंडर काम कर रहे लोग कहां कहां गला काटने वाली स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? फिलहाल भाईजान एक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हुआ, उसमें एक नारेबाजी हुई, सिर से तन से जुदा के नारे लगाए। देखिए, आप हमें ये भी पता चला कि आपने कहा कि आपकी पॉलिसी नहीं है। मैंने सुनी आपकी बात। हमारी बात सुनिए, बता रहा हूं। प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट में आप किसी के गर्दन मारने का नारा कैसे लगाते हैं? आपको प्रोटेस्ट करने का राइट है, आप उस तरह के नारे नहीं लगाना चाहिए। मैं उसको कंडेम करता हूं, चाहे कोई भी लगाओ, आप प्रोटेस्ट करिए। हमें ये पता चला कि आपके कॉर्पोरेटर हैं जफर, उन्होंने ये नारे लगाए। वो एक वीडियो हमको दिखाया गया है, हम जफर से एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये गलत नारे हैं, नहीं लगना चाहिए नारे, हम इसका कंडेम करते हैं। भीड़ इकट्ठा होती है सर जब भी ऐसे कोई वाकये होते हैं, क्योंकि आपने पहले बहुत ऐसे वाकयों पर बयान दिया, लेकिन अब आपके शहर में ऐसा हुआ है। कल देखा हमने, बहुत जबरदस्त भीड़ थी पूरे शहर हैदराबाद में। एक तरह से देखा गया कि देखिए, ये हम तमाम के लिए एक इम्तिहान का वक्त हो गया था और कोई भी हैदराबाद में नहीं चाहता था, न आज भी चाहेगा न कल भी चाहेगा कि अमन को खतरा पैदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कोशिशों से पीस, अमन बरकरार है। और रात में सुबह 12:30 बजे से सुबह 6 बजे तक हर कोई शहर का जिम्मेदार आदमी, चाहे MIM का हो या किसी पार्टी का हो, सबकी कोशिश यही थी कि अमन ना बिगड़ जाए, ना बिगड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अमन आज भी अच्छा है और कल भी रहेगा। कैमरे पर तो भाईजान का लहजा सख्त है। ओवैसी को जैसे ही पता चला कि सरतन से जुदा का नारा लगाने वाले AIMIM वाले हैं, उनकी मजलिस के हैं, तो कुछ को बैरिस्टर ओवैसी ने डांट भी लगाई। लेकिन भाईजान ने डांट तो नुपुर शर्मा एपिसोड में भी लगाई थी। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। नारे लगते रहे और उन्हीं नारों की वजह से कहीं सरतन से जुदा कर दिया गया, तो कहीं चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। और दोनों ही बार भाईजान ने सरतन से जुदा वालों पर चुप्पी साध ली, अपनी सहूलियत वाली लाइन ही पकड़ी। भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है, भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है, यहां पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है। एक नुपुर शर्मा से दिल नहीं भरा और आपका विधायक फिर इस तरह की तकलीफ देता है। क्यों आप हैदराबाद को नजर लगा रहे हैं? क्यों आप तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं? आपकी KCR से लड़ाई है, हमसे लड़ाई लड़िए, पॉलिटिकल लड़िए, हमसे तैयार है लड़ने को, आपसे पीछे नहीं हटेंगे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए। मगर आप दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। यही तो है ना, हाथ काटना, सर काटना, ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। ये कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अमन के दुश्मन है ये लोग। भाईजान की पार्टी की देखा देखी अब कांग्रेस भी उसी लाइन लेंथ पर चलने लगी है। विडंबना देखिए, आज ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान का कैंपेन लॉन्च किया है और आज ही तेलंगाना के कांग्रेस नेता भारत तोड़ने वाली स्क्रिप्ट कैमरे पर पढ़ने लगे, गर्दन काटने वाली लाइन पर चलने लगे।
हम नहीं देखने वाले, अब हम सड़कों पे उतरेंगे और अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूं, अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं 24 के दिन राशिद खान गोशा महल में दाखिल हो जाएगा। फिर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं और मैं तैयार रहूंगा वो दिन भी। अगर से लॉ एंड ऑर्डर टूटेगा तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं। ये बंदा गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे इस्लाम है। इसको कुत्ते को सलाखों के पीछे भेजो। मेरा मुतालिबा है शहर का अमन सुकून गारत कर दूंगा अगर से मैं राजा सिंह को हिरासत में ले लेंगे तो। और मैं मुसलमान कौम को कहना चाह रहा हूं कि ऐ मुसलमान कौम, उलमाए दीन सड़कों पे उतरो, अपनी नींद से बेदार हो जाओ। फिर राजा सिंह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और हम खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हैं। नहीं, तमाशा हम नहीं देखने वाले। अब हम सड़कों पे उतरेंगे और अल्लाह से बेदार हो जाओ। सड़कों पे उतरो। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है ये बदजानवर। आप इस वक्त खामोश नहीं बैठना चाहिए, हुजूम में निकलो, एहतजाज करो। हम अपने सर कटाने के लिए तैयार है, अपने खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की में गुस्ताखी हम खाते बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्रोनोलॉजी समझिए। हैदराबाद वाली घटना पर प्रेशर बनाकर राजा सिंह को जेल भिजवाकर ओवैसी ये जताना चाहते हैं कि वहां के असली बॉस वो ही हैं। फिर चाहे उनके सपोर्टर, उनके कार्यकर्ता किसी का सिर कलम करने की धमकी ही क्यों ना दे। ठीक इसी तरह लाइन में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस भी है। भला वो कैसे पीछे रह सकती है। और अभी अभी एक बड़ी खबर आई है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के बाद ईडी भी जांच कर सकती है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के सिलसिले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। मनीष सिसोदिया पिछले 2 दिनों से केजरीवाल के साथ गुजरात में हैं। मोदी के गुजरात में केजरीवाल नया प्रयोग कर रहे हैं। गुजरात में इसी साल इलेक्शन है और केजरीवाल का दावा है कि मोदी के होम ग्राउंड पर इस बार फुल झाड़ू चलेगा। केजरीवाल ने कम से कम इतना तो किया ही है कि इस वक्त गुजरात में पूरा अटेंशन उनकी तरफ शिफ्ट हो गया है। केजरीवाल के गेन में किसका लॉस है? क्या केजरीवाल मोदी से आमने सामने लड़ेंगे या 3 कोण की लड़ाई में फिर से मोदी जीत जाएंगे? इस रिपोर्ट में सभी सवालों के जवाब हैं। केजरीवाल दिल्ली छोड़कर गुजरात के चक्कर लगा रहे हैं। मोदी के घर में वो मोदी को चुनौती दे रहे हैं। इनको अहंकार हो गया है, इनको गरूर हो गया है। 27 साल की सत्ता में रहने के बाद इनको लगता है, हम कई बार गुजरात में जब आते हैं तो यहाँ के नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी वालों से, हमने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो? कहते हैं जरूरत क्या है, क्यों करें, ऐसे ही वोट मिल रहे हैं, कहां जाएंगे लोग? बोले कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस वाले हमारे में आ जाएंगे। पहली बार इनकी नानी याद आ रही है, अब आम आदमी पार्टी आ गई है। केजरीवाल गुजरात के शहर शहर घूम घूम कर टाउन हॉल मीटिंग कर रहे हैं। गुजरात जीतने के लिए वो वादे पर वादे किए जा रहे हैं। केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके सबके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। इधर दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी कहती है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया जी ने और आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। जो प्रयोग उन्होंने शिंदे के ऊपर किया, वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। क्या दिल्ली में ऑपरेशन लोटस सच में चल रहा है या सिर्फ हवा में चल रहा है? अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को खतरा है तो वो गुजरात में क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन लोटस का जिक्र सिर्फ शराब घोटाले की जांच का फोकस शिफ्ट करने के लिए हो रहा है? देखिए, आपने देखा बोगस शब्द का प्रयोग करने वालों का फोकस कितना छितरा गया। आबकारी पर एक शब्द नहीं बोला, इधर उधर बाएं दाएं सब बातें बता दिया। इससे साफ समझ में आ गया कि फोकस पूरी तरह ब्लर्ड हो चुका है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, कौन आपसे माफी मांगने को कह रहा है? आप तो एलानिया कानूनी माफी वीर हैं भाई। आप तो वो पार्टी हैं जिसने नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाने के कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
चाहे हमारी पार्टी के नितिन गडकरी जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी हों, या कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी हों, आपके राष्ट्रीय संयोजक सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांग चुके हैं। आप माफी कह रहे, कौन माफी मांगने कह रहा है? आपसे ज्यादा प्रामाणिक माफी मांगने वाला तो भारत के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ होगा। फोकस शिफ्टिंग का काम एक और स्टेट में हो रहा है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव मोदी के दूसरे चैलेंजर बने हैं। वो दक्षिण से उठकर दिल्ली की बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, इसलिए डायरेक्ट मोदी को चुनौती दे रहे हैं। लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, राज्यों के सरकार को गिराने में आप व्यस्त है। तो एक बात मैं सवाल कर रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए। कल के सभा में देश के सामने बताइए कि आपके खिलाफ किस प्रकार का जन आंदोलन चल रहा है। केजरीवाल और केसीआर के बीच एक कॉमन थ्रेड भी मिला है। बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली का शराब घोटाला इन दोनों के बीच की कड़ी है। आरोप केसीआर की बेटी कविता पर लगा तो हैदराबाद में खूब हंगामा हुआ। वारंगल में आज तेलंगाना प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को अरेस्ट भी किया गया। अब केसीआर की बेटी कह रही है कि आरोप गलत हैं और बीजेपी नेताओं ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। You want to use agencies, you want to use media, you want to use everything possible to curtail the voice of opposition. I'm so sorry, you are messing with the wrong people. We are not the people who are going to calm down. We are not the people who are going to step down. We are fighters. Telangana people are going to put up a fight and make sure the fight ends in a prosperous result. ऑपरेशन लोटस का जब भी जिक्र होता है, अमित शाह का नाम सबसे आगे आता है। अमित शाह गुजरात में एक्टिव हैं, वो तेलंगाना में भी एक्टिव हैं और दिल्ली में तो उनका ऑफिस ही है। क्या अमित शाह बैकडोर से केसीआर की सरकार गिराना चाहते हैं? क्या वो केजरीवाल की सरकार गिरा देंगे? इन सवालों के जवाब हम थोड़ी देर में देते हैं। पहले केजरीवाल का मिशन गुजरात देख लेते हैं। गुजरात वो स्टेट है जहां 27 साल से बीजेपी का किला हिला ही नहीं। गुजरात कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं बचा। कांग्रेस के मंच पर बैठने वाले हार्दिक पटेल बीजेपी की बेंच पर भी बैठकर खुश हैं। गुजरात में इसी साल इलेक्शन है। कांग्रेस वहां नंबर 2 की पार्टी है। असेंबली में बीजेपी के पास 99 और कांग्रेस के पास 77 का नंबर है। आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा में अभी 0 पर है। 2017 में जब गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे तो पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी को 25,000 से भी कम वोट मिले थे। परसेंटेज वाइज बात करें तो केजरीवाल को सिर्फ 0.05% वोट मिले थे। गुजरात में नंबर 2 होने पर भी कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही। फाइट में तो बस केजरीवाल ही दिख रहे हैं। कम से कम टीवी पर और सोशल मीडिया में ऐसा ही दिख रहा है। शहरों में केजरीवाल टाउन हॉल मीटिंग कर रहे हैं और गांवों में उनकी टोपी बट रही है। तिरंगा यात्रा बीजेपी ने निकाली। अब तिरंगा लेकर केजरीवाल के वर्कर घूम रहे हैं। केजरीवाल ने कल हिम्मतनगर में टाउन हॉल किया था। आज उनकी टाउन हॉल मीटिंग भावनगर में हुई। फ्री बिजली, फ्री पानी, बच्चों की फ्री पढ़ाई, गरीबों के लिए फ्री दवाई, 10 लाख सरकारी नौकरी, बेरोजगारों को 3,000 महीने का भत्ता और 18 साल से बड़ी हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा। नरेंद्र मोदी रेवड़ी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल खुल्लम खुल्ला रेवड़ी बांटने का ऐलान करते हैं। मैं गारंटी देता हूं, गुजरात के हर युवा को हम 5 साल के अंदर रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। 5 साल के अंदर हर युवा को। लेकिन जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत करना। 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। 10 लाख। ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हमने पूरी प्लानिंग की है, हवा में बात नहीं कर रहे। और युवराज जी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। इन्होंने वीडियो भी जारी किया शायद युवराज ने। जितनी पोस्टें, जितनी वैकेंसीज निकलती हैं और उनकी भर्ती होती है, हर एक में वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी ताकि जितने लोग ना ज्वाइन करें उनको उसके ऊपर किया जा सके। 1 साल के लिए वेटिंग लिस्ट चालू रहेगी। जितने प्राइवेट नौकरियां हैं गुजरात के अंदर, उसमें 80% नौकरियां उनको गुजरात के बच्चों को देनी पड़ेगी। रिजर्वेशन होगा, उसके लिए कानून लाया जाएगा। जैसे हम लोगों ने दिल्ली बदली,
फिर पंजाब बदल रहे हैं, आप सबके साथ मिलकर गुजरात को भी बदलेंगे। सवाल यह है कि केजरीवाल ने गुजरात में इतनी ताकत कहां से पाई। 2017 में डिपॉजिट सीज कराने के बाद 2021 में केजरीवाल ने गुजरात में दोबारा एंट्री मारी थी। 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में आप उम्मीदवारों को जमानत बचाना भी मुश्किल था। जामनगर, राजकोट और वडोदरा में आपका बुरा हाल रहा, लेकिन सूरत में आपने कॉरपोरेशन की 28 सीटें जीत ली और 45 सीटों पर वो नंबर 2 रही। सूरत के बाद ही गुजरात में आपकी चर्चा सीरियस प्लेयर के तौर पर होने लगी। जिला पंचायत और तहसील पंचायत चुनावों में केजरीवाल को लिमिटेड कामयाबी मिली, मगर इस साल मार्च में पंजाब जीतने के बाद केजरीवाल के हौसले बढ़ गए हैं। केजरीवाल गुजरात में 17 कैंडिडेट अनाउंस कर चुके हैं। पंजाब चुनाव के तुरंत बाद ही गुजरात में आम आदमी पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया था। पंजाब का जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी टीम गुजरात भेज दी थी, जिसमें कई विधायक भी शामिल थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने में संदीप पाठक की अहम भूमिका थी और एक बार फिर से उन्हें गुजरात में भी संगठन और बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई। संदीप पाठक की इसी भूमिका को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब से संदीप पाठक को राज्यसभा भेज दिया। केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स को टैकल करने के लिए बीजेपी भी स्ट्रेटेजी बदलने को मजबूर हो रही है। गुजरात में अमित शाह के दौरे बढ़ गए हैं, मीटिंग्स ज्यादा होने लगी हैं। बावजूद इसके सच तो यही है कि केजरीवाल के नाम पर बज़ क्रिएट हो चुका है। ये कैसे हुआ और केजरीवाल ने आगे क्या सोचा है, इस बारे में इंडिया टीवी रिपोर्टर भास्कर मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट संदीप पाठक और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया से बात की। गुजरात में मोदी को मात देना कितना आसान आपको लग रहा है? आप लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में हम सरकार बना रहे हैं। देखिए, हमें किसी को मात नहीं देना है। हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है। हमें गुजरात में हर गांव में अच्छे स्कूल बनाने हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने हैं, बेरोजगार है उनको रोजगार देनी है, रोजगार नहीं दे पाए तो 3000 का भत्ता देना है, हर 18 साल से ज्यादा की जो महिलाएं, बहनें हैं, माता हैं, उनको 1000 रुपए देना है, तो किसानों के लिए करना है, तमाम सारी अच्छी चीजें करनी है। हमें किसी को मात देने की जरूरत नहीं है, वो जनता तय करेगी कि किसको मात देना है, किसको शह देनी है। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं इसी गुजरात के, वो प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी। जो मॉडल को प्रसारित किया गया था वो कोरोना में दुनिया ने देख लिया। सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से लाशें इधर उधर घूम रही है। गुजरात की बात कर रहा हूं। सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। सबने देखा कि कुछ नहीं है। तो अब बात साफ साफ है कि वो जो मॉडल था वो फेक था। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने जो मॉडल बनाया है वो रियल है। इसी अगस्त महीने में केजरीवाल अब तक 6 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली जीता, उसी रणनीति से गुजरात जीत लेना चाहते हैं। जहां भी किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी आंदोलन करते हैं, केजरीवाल तुरंत उसके नेताओं से संपर्क कर लेते हैं। अब उन्होंने यूथ पावर पर फोकस किया है, इसीलिए 10 लाख सरकारी नौकरियों वाला चारा फेंका है। क्या नाम है आपका? राजवीर। कहाँ से आए हो आप? पालीताना। यहाँ से 60 किलोमीटर। किस लिए आप लोग आए हो? क्या बताया गया आपको? मैं केजरीवाल को सुनने आया है कि कुछ हमारी बेरोजगारी के लिए कुछ अच्छा है और इसलिए बेरोजगारी के लिए। आप कहाँ से आए हो? हम दोनों साथ में ही है। आप दोनों साथ में हैं। अच्छा, आपको कितनी उम्मीद है आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल? बहुत ज्यादा। वजह क्या है उसकी? वजह है रोजगारी। अच्छा, रोजगार वो देंगे, इस बात का भरोसा कैसे हो रहा है? क्योंकि हम सुनते हैं उसको, सुनते हैं। कहाँ से आए हो? यही के। कितनी उम्मीद है आम आदमी पार्टी से आपको? उम्मीद तो है मेरे को। दिल्ली में और पंजाब में सब जगह मैंने काम देखा है। हाँ। तो अभी इस बार गुजरात में भी मुझे लगता है। अच्छा, बीजेपी से ज्यादा उम्मीद है आप लोगों को या कि आम आदमी बीजेपी ने कुछ नहीं किया है ही नहीं। आपके सामने है सब कुछ। आप भी आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर। कहाँ से आए हो आप? यहाँ से प्रॉपर भावनगर से। आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ? नहीं सर। क्या करते हो आप? पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से? क्या सोच के आप आए हो? कि हमें एक बार मौका दे कि क्या शिक्षण में विकास हो और हमें एक चांस मिले कि हमारा क्वेश्चन सुने और उसका जवाब हमें मिले।
गुजरात कांग्रेस के कई यूथ लीडर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, उनको अहम जिम्मेदारी भी दी गई। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा गुजरात के सौराष्ट्र में मेहनत कर रही है, जहां विधानसभा की 54 सीटें हैं। यूपी, बिहार और दिल्ली के उलट गुजरात में पार्टियों के पोस्टर बैनर कम दिखते हैं, तो गुजरात में प्रचार कैसे होता है? इस चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा जोर सोशल मीडिया पर दे रही है। ईशुदान गढ़वी, जो कि गुजराती सोशल मीडिया का एक बड़ा नाम है, उसको आम आदमी पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी दी है। आज भी भावनगर की सभा में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़े यूट्यूबर को पार्टी में शामिल किया है। अरविंद केजरीवाल अपने तमाम फॉलोअर्स को कहते हैं कि सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करो इस चुनाव में। साथ ही अरविंद केजरीवाल की जहां कहीं भी सभा होती है या कार्यक्रम होता है, वहां पे दिल्ली के तमाम स्कूलों और हॉस्पिटलों का वीडियो बनाकर दिखाया जाता है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस का एक बड़ा सपोर्ट बेस आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहा है। जीरो से उठकर केजरीवाल एक झटके से गुजरात के हीरो बन जाएंगे, इसकी उम्मीद शायद खुद केजरीवाल को भी नहीं होगी। लेकिन अगर वो नंबर 2 पर भी आ गए तो ये 2024 के चुनाव में उनके लिए बहुत बड़ा बूस्टअप होगा। मोदी को चैलेंज करने में वो राहुल गांधी से आगे निकल जाएंगे। मोदी का चैलेंजर बनने के लिए ही केसीआर भी छटपटा रहे हैं। तेलंगाना उनके लिए सॉलिड गढ़ है। बैक टू बैक 2 चुनाव जीतने के बाद केसीआर को लगता है कि 2023 में भी उनकी कार बिना ब्रेक के बैरियर पार कर जाएगी। योगी की तरह केसीआर ने भी बुलडोजर मॉडल अपनाया है। दिल्ली को ध्यान में रखकर इन दिनों वो बहुत हिंदी बोल रहे हैं। 23 के बाद केसीआर 24 पर फोकस करेंगे, लेकिन तेलंगाना में केसीआर को अमित शाह से पार पाना होगा। अगर टीआरएस की सरकार होगी तो हम एक दलित को, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे दलित भाइयों, अब तक तो नहीं बनाया, फिर से अगर इनको चुनोगे तो केसीआर की जगह केटीआर आएगा, दलित नहीं बनेगा, मेरी बात याद रखना। केजरीवाल हो या केसीआर, दोनों 24 देख रहे हैं। 24 से पहले केजरीवाल गुजरात से एनर्जी हासिल करना चाहते हैं और केसीआर अपना तेलंगाना किला मजबूत कर लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज बिल्किस बानो केस को लेकर एक बड़ा बयान दिया। विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बिल्किस बानो के गुनहगारों का स्वागत करना गलत है। आरोपी है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। कुठलेही आरोपी असतील आणि ते सुटल्यानंतरही जर त्यांनी कोणी त्यांचा सत्कार करत असेल, स्वागत करत असेल, तर चुकीचं आहे। आरोपी हा आरोपी आहे, त्यामुळे अशा प्रकारे त्याचं समर्थन हे या ठिकाणी करता येत नाही। पण मध्य प्रदेश में मानसून सैलाब बनकर बरस रहा है। पिछले 3 दिनों से नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। 12 शहर तालाब बन चुके हैं। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। नदी नाले सब उफान पर हैं। प्रदेश के लगभग सभी बांधों के गेट्स खोल दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के लिए अब तक आपने सुना होगा, हिंदुस्तान के दिल को देखो, लेकिन आज हम आपको कहेंगे, हिंदुस्तान के दिल में सड़क पर चलती नाव देखो। खेतों में डूबी फसलें देखो। जिंदगी को बचाने के लिए रेस्क्यू देखो। और बारिश के कारण उफान मारती नदियां और खुले पड़े डैम के गेट भी देखो। मध्य प्रदेश में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में बारिश का 36 इंच वाला कोटा भी पूरा हो गया है। बारिश के कारण मंदसौर के गांधी सागर बांध के 19 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खोलने के बाद मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के कोटा तक अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ मुरैना में चंबल नदी डेंजर जोन में पहुंच गई है। राजस्थान के कोटा बैराज डैम के 16 गेट खोले गए हैं। इससे चंबल नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और 200 गांव डूबने का खतरा पैदा हो गया है। एमपी की कैपिटल भोपाल में सड़कों पर नाव चल रही है। लोगों को घरों से सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। ऐसी ही तस्वीरें रतलाम से भी हैं। यहां भी सड़कों पर नाव चल रही है। विदिशा में भी लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम बोट का सहारा ले रही है। मंदसौर में भी सड़कों पर नाव चलाकर लोगों को निकाला जा रहा है। गुना में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान बोट में बैठकर लोगों की मदद के लिए निकले हैं। ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, मदद का भरोसा दिला रहे हैं।
सीएम शिवराज सिंह चौहान जमीन से लेकर आसमान तक हर तरीके से बाढ़ के हालात का जायजा लेने में लगे हैं, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। नुकसान काफी हो चुका है। इस बात को खुद सीएम भी एक्सेप्ट करते दिखाई दे रहे हैं। अभी दौरा करके आ रहा हूं, कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हमको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमने पहले ही 4300 लोग 2 दिन में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए थे, लेकिन रेस्क्यू करके भी 2100 से ज़्यादा लोग निकाले गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने नाव से, बोट से, उस अभियान में एक जगह मैं भी सम्मिलित हुआ। बोट से जाके लोगों को निकाल के लेके हम लोग आए और सेना ने हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। हमारी केवल सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि हम लोगों की ज़िंदगी ना जाने दें। और मुझे ये कहते हुए संतोष है कि जितना मैं जानता हूँ, बेतवा में इतनी भीषण बाढ़ कभी नहीं आई अब तक की मेरी जानकारी के अनुसार। उसमें हम लोगों की ज़िंदगी बचाने में सफल रहे हैं। पहली प्राथमिकता लोगों के जीवन को बचाना। भोपाल से सटे विदिशा में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यहाँ दिन में 8 इंच से ज्यादा बारिश के कारण बेतवा खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। नदी का पानी शहर और गांव में घुस गया है। रामलीला मैदान में 8 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। करीब 40 दुकानें पानी में डूब गई हैं। बस्तियों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। विदिशा में जहां बाढ़ का ये विकराल रूप आपको साफ तौर पर नजर आएगा। बेतवा नदी की बाढ़ के चलते तकरीबन 8 फीट से ज्यादा पानी आपको ये बीट शहर में दिखाई देगा। ये कोई नदी नहीं है, ये बीट शहर की सड़क है जहां पर इस वक्त रेस्क्यू चल रहा है और तमाम जो नगर निगम से लेकर एसडीआरएफ की टीम है, वो भी यहाँ पर होमगार्ड की टीम है, वो मौजूद है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की स्थिति को देखते हुए भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, सागर, विदिशा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, आगरमालवा, नर्मदापुरम और देवास जिले में स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी भी एमपी में बारिश से कोई राहत की उम्मीद नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।